हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू एजुकेशन बाय डीके सर में। आज के इस क्लास में हम लोग पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण शास्त्र का स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग का चैप्टर है दोस्तों आश्रय और परिवार। आश्रय और परिवार के बारे में एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। आश्रय क्या होती है, कितने प्रकार के आश्रय होते हैं, किन किन जानवरों का क्या कौन कौन से आश्रय होते हैं, परिवार क्या होता है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों शुरू करते हैं। परिवार क्या है? आश्रय। आश्रय क्या है? आश्रय किसे कहते हैं? जिस जगह पर जीव रहते हैं, जिस जगह पर जो जीव रहते हैं उस जगह को उनका आश्रय कहा जाता है। अलग अलग जीवों का आश्रय अलग अलग होता है। कुछ जीव अपना आश्रय बनाते हैं, जैसे पक्षी ये अपना आश्रय बनाते हैं, मानव अपना आश्रय बनाते हैं, तो कुछ जीव अपना आश्रय नहीं बनाते हैं। ये आश्चर्य नहीं है दोस्तों, ये आश्रय है, नहीं बनाते हैं, नहीं बना पाते हैं। जैसे बंदर ये अपना आश्रय कभी नहीं बनाते, ऐसे ही पेड़ पर कहीं लटक के रहते हैं, ऐसे ही कहीं भी लग रह गया। तो कुछ जीव जो है सो मनुष्यों के घरों में रहते हैं, तो कुछ जीव जंगल में रहते हैं, कुछ जीव पेड़ पर रहते हैं, तो कुछ जीव पानी में रहते हैं, कुछ जीव जमीन पर रहते हैं, तो कुछ उसके नीचे रहते हैं, यानी कि जमीन के नीचे रहते हैं। आइए दोस्तों, जानवरों के आश्रय क्या क्या होते हैं। मनुष्यों के घरों में रहने वाले आश्रय या मनुष्यों के घरों में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? जैसे कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, ये सभी जो है सो क्या कहाँ रहते हैं? ये मनुष्यों के घरों में रहने वाले क्या होते हैं? मनुष्यों के घरों में रहने वाले जीव होते हैं। कुत्ता, बिल्ली, छिपकली इत्यादि जो है सो, और भी है मच्छर, मकड़ी, चूहा, चींटी, इस प्रकार से एटसेट्रा इत्यादि जो है सो ये मनुष्यों के घरों में रहने वाले जीव होते हैं। अब जंगल में रहने वाले जीव कौन है? शेर, हाथी, हिरन, गैंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी इत्यादि। वहीं बात करें तो दोस्तों पेड़ पर रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? पेड़ पर रहने वाले जीव हैं बंदर, पांडा, क्लॉथ, लंगूर, पक्षी आदि। पानी में रहने वाले जीव कौन से दोस्तों? मछली, डॉल्फिन, व्हेल, बतख, सांप, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ इत्यादि, ये पानी में रहने वाले जीव हैं। वहीं जमीन पर रहने वाले जीव कौन कौन से दोस्तों? जमीन पर रहने वाले जीव है कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा इत्यादि, और भी इस तरह से जो जानवर हैं जमीन पर रहते हैं। समूह में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? मधुमक्खी है, मधुमक्खी समूह में रहते हैं, चींटी समूह में रहते हैं, ततैया समूह में रहते हैं, आदि प्रकार के जानवर हैं, ये समूह में रहने वाले जीव होते हैं। अब ये उभयचर जीव क्या होती है? उभयचर जीव किसे कहते हैं? जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं या रह सकते हैं, उन्हें उभयचर जो है सो जीव कहते हैं। जैसे सांप, मेढक, मगरमच्छ इत्यादि जो है ये उभयचर जीव होते हैं। उभयचर जीव से क्या समझे दोस्तों? वह जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं या रह सकते हैं, वैसे जीवों को क्या कहते हैं? यानी उभयचर जीव कहा जाता है। जीवों के रहने के स्थान को आश्रय कहा जाता है, यानी विशेष नामों से जाना जाता है। जीवों के रहने के स्थान को या आश्रय को विशेष नामों से जाना जाता है, जो निम्न प्रकार है। आइए देखते हैं। ये जीव है, इधर में इस साइड में आपका जीव है, इधर में जीव है, तो इधर में आश्रय है, यानी कि उसका होम है। वो कहाँ पे कौन जगह पे रहते हैं, होम है ये। आगे है, देखिए दोस्तों आगे क्या दिया गया है। जैसे शेर, शेर कहाँ रहते हैं? इसको मांड बोलते हैं, जो कि जिसे डैन कहा जाता है। शेर डैन में रहते हैं। कुत्ता कुकुरशाला या केवल में रहते हैं। आगे बिल्ली कहाँ रहते हैं? बिल्ली दोस्तों, बिल्ली पिंजरा या केज में रहते हैं। भेड़ कहाँ रहते हैं? बाड़ा या पेन में रहते हैं। हाथी कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। मुर्गा कहाँ रहते हैं? दड़बा या जिसको कूप कहते हैं, या मुर्गी। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल, स्टेबल जिसको कहा जाता है। बैल गाय कहाँ रहते हैं? साइबान जिसको शेख बोलते हैं। मुर्गा या मुर्गी बाड़ा पेन बोलते हैं इसको। चूहा कहाँ रहते हैं? बिल यानी कि होल में रहते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसला नेस्ट में रहते हैं। पक्षी घोंसला नेस्ट में रहता है। सुअर कहाँ रहते हैं? सुअरशाला में रहते हैं, जिसको स्टाई भी बोला जाता है। खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश आपका बिल या बरो में रहता है। आगे गधा कहाँ रहता है? गधा आपका स्टेबल में रहते हैं। गधा स्टेबल में रहता है आपका, इसको अस्तबल भी बोला जाता है। बकरी को बाड़ा पेन बोलते रहते हैं, जहाँ बकरी रहता है वो बाड़ा, उसको बाड़ा या पेन बोला जाता है। मधुमक्खी रहता है जता या बी हाइव कहा जाता है इसको। मकड़ी
जाल में रहता है, एक प्रकार का जो उसका जाल होता है जिसको वेब बोलते हैं, उसमें रहते हैं। ये आपका सांप कहाँ रहते हैं? बिल या बरो में रहते हैं। चींटी कहाँ रहते हैं? बिल, जिसको हिल बोला जाता है। जेबरा कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। मनुष्य जो है सो घरों में रहते हैं। आगे दोस्तों, नोट, रजत मछली को छोड़कर सारा मछलियाँ पानी में रहती है। ध्यान देंगे, रजत रजत मछली को छोड़कर सारा मछलियाँ पानी में रहती है। रजत मछली एक कीड़ा है। कुत्ता मछली ऑक्टोपस, विद्युत किरण, व्हेल, समुद्री गाय, तारा मछली इत्यादि समुद्र में पाई जाने वाली जीव होते हैं। आगे, पक्षियों के घोंसले क्या होते हैं? पक्षियों के घोंसले अब देखेंगे। पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं, यानी कि जो पक्षी का जो घोंसला होता है, यानी कि उसका जो नेस्ट होता है, यानी कि उसका जो घर होता है, पक्षी अपना जो घोंसला हो वो खुद बनाती है। सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते, सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं और वह उड़ना शुरू करते हैं, तब पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। कलचिड़ी अपना घोंसला, कलचिड़ी नाम का एक प्रकार का पक्षी होता है दोस्तों। कलचिड़ी अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है। आपसे पूछा जाएगा यूबीएस में, पर्यावरण अध्ययन में, कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है, जिसका नाम है कलचिड़ी। जिलाही पक्षी जो होता है, जिलाही चिड़िया, जिसको हम वीवर बर्ड के नाम से जाना जाता है, का घोंसला लालटेन की तरह जो है सो झूला होता है, पेड़ों की टहनियों से झूला होता है दोस्तों। इसमें जो घोंसला होता है दोस्तों, नर पक्षी बनाता है। आगे चलते हैं। कठफोड़वा और बसंत गोरी पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कौन से ऐसे पक्षी है जो पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला को बनाती है, जिसका नाम है, उस पक्षी का नाम है बसंत गौरी और कठफोड़वा। याद रखेंगे दोस्तों, कठफोड़वा और बसंत गौरी तनों के बीच में छेद करके ये अपना घोंसला बनाते हैं। दर्जन चिड़िया दो पत्तों के बीच में या दो पत्तों को आपस में जोड़कर या मिलाकर घोंसला बना लेती है। कबूतर और गोरैया घरों में भी घोंसला बना लेते हैं। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाते हैं। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाते हैं, नीचे नहीं बनाते हैं। आगे रही, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। जैसे आप लोग सुनते आ रहे होंगे दोस्तों, एक अजीब सा इसका दस्तूर है कि कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो ये आखिर में कोयल घोंसला नहीं बनाती, इसके बच्चे कैसे रखते हैं, अंडे कहाँ देते हैं, इसके बच्चे कैसे अपना ये करते हैं। तो जो कौवा घोंसला बनाती है, उसी में कोयल अपना क्या करते हैं, कौवे के अंडे को गिरा करके कोयल अपना अंडा दे देती है, और उस अंडे को कौवा ही पाल पोस करके जब बच्चे निकलते हैं उस अंडे से, तो उसमें से कौवा न निकल करके कोयल निकलते हैं। और कोयल जब निकलता है तो कौवे जो है सो उस कोयल को मारना या दौड़ाना शुरू करता है, तभी जो है सो कोयल फिर उसको अपना संरक्षण में ले लेती है। अब है तो क्या है, फाख्ता चिड़िया या फाख्ता झाड़ियों के बीच, फाख्ता नामक एक क्या है, चिड़िया है, ये झाड़ियों के बीच घोंसला बनाती है। मादा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा सा खोद कर अपना घोंसला बनाती है। मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ों के नीची डालियों पर बनाती है। वहीं दोस्तों, चील सबसे ऊंचे पेड़ पर, चील जो होता है, चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है, यानी कि घोंसला में सबसे बड़ा घोंसला जो होता है यानी चील का होता है। अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती है, मतलब कई सालों तक प्रयोग करती है। उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही घोंसला बना लेती है। उल्लू जो होता है, पेड़ के किसी खोखले भाग जो होता है उसी में ये अपना घर बना लेती है, घोंसला बना लेती है। गिद्ध जो दोस्तों, गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखलों में चील के छोड़े हुए घोंसलों में, चट्टानों के दरारों में, सुनसान जगहों में इत्यादि में अपना घोंसला बनाती है। या तो गिद्ध क्या करते हैं, जो चील छोड़ करके घोंसला जाती है उसमें ये रह जाते हैं, चट्टानों की दरारों में रहते हैं, उसके सुनसान जगहों में जैसो हमेशा ये घोंसला बनाती है। अब चलते हैं दोस्तों, मनुष्य यानी घर, मनुष्य का आश्रय जिसको घर बोलते हैं, घर यानी कि मनुष्य का आश्रय। तो दोस्तों, आश्रय जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी आश्रय और एक अस्थायी आश्रय। अस्थायी आश्रय क्या होती है? अस्थायी आश्रय वह आश्रय होती है दोस्तों जिसमें हम लोग
अस्थायी रूप से या परमानेंट रूप से हम लोग उसमें रहते हैं, रहा करते हैं। और अस्थायी घर वो होता है जिसमें हम लोग कुछ दिन के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, कुछ वीक के लिए यानी महीनों के लिए रहते हैं। जैसे टेंट वगैरह जो हो जाता है वो हमारा क्या होती है, अस्थायी घर होता है। और अस्थायी घर जो होता है, जैसे हम लोग का अपना घर होता है, वो अस्थायी घर है। और अस्थायी घर टेंट वगैरह का जो रूप लेता है। बहुत सारे आप लोग सड़कों के किनारे देखेंगे, आप लोग वो तंबू तान करके, टेंट तान करके उसमें जो सो वो लोग रहा करते हैं, वो तो उनका अस्थायी घर है, अस्थायी घर है। तो क्या है, अब अस्थायी घर को देखते हैं दोस्तों। अस्थायी घर क्या होती है? अस्थायी आश्रय वह आश्रय होता है जिसमें कोई जीव या मनुष्य अस्थायी रूप से रहते हैं या रहता है। जैसे जंगली जीव जंतुओं का अस्थायी आश्रय होता है, घर मनुष्य का अस्थायी आश्रय होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अस्थायी आश्रय क्या होती है? अस्थायी आश्रय उस आश्रय को कहते हैं जिसमें जीव या मनुष्य कुछ समय के लिए रहे। जैसे चिड़ियाघर जीवों के लिए, जैसे चिड़ियाघर जीवों के लिए क्या है, ये अस्थायी आश्रय है। तंबू मनुष्य का अस्थायी आश्रय है। आगे, मनुष्यों के घरों का रूप समय के साथ बदलता रहता है। कभी मनुष्य कच्चा घर यानी मिट्टी का घर बनाता है, तो कभी पक्का घर यानी ईंटों का घर बनाता है। पक्का घर ईंटों का बनता है। जगह की भौगोलिक स्थिति पर भी घर का डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि कौन से जगह में कैसा घर बनाया जाएगा, कौन सा घर वहाँ पे बन सकता है। जगह की भौगोलिक स्थिति पर घर बनना डिपेंड करता है। जगह पहाड़ी है या समतल, जगह गांव है या शहर, जगह की जलवायु कैसी है, बारिश ज़्यादा होती है या कम, गर्मी ज़्यादा पड़ती है या कम पड़ती है, इस पर भी घर का डिपेंड करता है, आधारित होता है घर बनना। उस जगह पर उपलब्ध निर्माणकारी कार्य चीज़ें जो उपलब्ध है। जैसे कि मान लो किसी जगह पे आपको पक्के घर बनाना हो, वहाँ पे ईंट मिलना असंभव है, तो वहाँ पे आप जो है पक्के घर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों से घर बनाया जा रहा है, वह चीज़ें वहाँ उचित मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पर भी डिपेंड करता है, व्यक्ति अमीर है या गरीब है। विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के जो घर होते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी के घर और बनाने के लिए क्या ज़रूरी पड़ता है इसमें? जैसे दोस्तों, मिट्टी के घर या गांव में बनाए जाते हैं। मिट्टी का जो घर होता है ये गांव में अधिकतर पाया जाता है। मिट्टी के घर उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जैसे राजस्थान में आपका क्या मिलेगा, मिट्टी का घर वहाँ पे ज़्यादा मिलती है। इन घरों की दीवारें मोटी होती है। मिट्टी के घर की दीवारें मोटी होती है। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, कौन से घरों की दीवारें मोटी होती है और कौन से आश्रय की दीवारें जो है मोटी होती है, तो आप बताएंगे मिट्टी का घर जो होता है उनका दीवार मोटी होती है, ताकि गर्मी अंदर ना जा सके, इसलिए क्या करते हैं वहाँ पे मिट्टी का जो दीवार है वो मोटी बनाया जाता है। इन घरों की छतें झाड़ियों या छप्पर की बनी होती है। कुछ घरों के छत में नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े ना लगे। इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आए। मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिला जाता है। भूसा एक प्रकार का चावल बनाने की प्रक्रिया में जो भूसा निकलता है, उस भूसे को क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी में मिला करके दीवार को बनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब पूछा जाएगा बांस या लकड़ी का घर कहाँ पाया जाता है? बांस या लकड़ी का घर किस क्षेत्र में, भारत के कौन से स्टेट में, राज्य में पाया जाता है या बनाया जाता है इसको? इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है, बारिश अधिक होती है। यह जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर का कोई नुकसान ना हो। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के असम जैसे राज्य जहां बारिश बहुत होती है, वहां इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बांस का घर कहाँ बनता है, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा, ये असम है। बांस का घर जो होता है ये दोस्तों असम में बनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब है पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ बनते हैं? इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। पत्थर या लकड़ी के घर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। इन इलाकों में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। इन घरों की छत ढलान होती है, डलवा लिखा गया है, ढलान होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ
नीचे गिर जाए, कहीं कहीं छत समतल भी होते हैं। आगे, पत्थरों के घर पर चूने की पुताई होती है। पत्थरों के घर पर क्या होते हैं दोस्तों? चूने की पुताई होती है ताकि कीड़े ना आए। यह घर यह घर एक मंजिले होते हैं या फिर 2 मंजिले भी हो सकते हैं। लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिल को सामान या जानवर को रखने के लिए प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का घर लद्दाख में पाया जाता है। आगे, लद्दाख के लोग अपने घरों की समतल छतों, ये छात्रों नहीं दोस्तों, ये छतों है, छतों का उपयोग फल सब्जी या फसल सब्जी को क्या करते हैं? सुखाने के लिए काम में लाते हैं। पूछा जाएगा कि कौन से इलाके में और कौन से राज्य में जो है सो कौन से यूनियन टेरिटरी में क्या करते हैं? फसल को सुखाने के लिए, फसल सब्जी को सुखाने के लिए छत का उपयोग करता है, तो ज़्यादातर वो लद्दाख में होता है। याद रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इत्यादि में भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। ईंट के मकान, ऊंची इमारतें। ईंट के मकान या ऊंची इमारतें किस इलाके में पाया जाता है? इस प्रकार के घर समतल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह एक मंजिले भी होते हैं और बहुमंजिले भी होते हैं। ईंट के मकान या ऊंची इमारतें जो होती है, एक मंजिला या बहुमंजिले भी होते हैं। भारत के मैदानी भागों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। भारत के मैदानी भागों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ऊंची इमारतें बड़े बड़े शहरों में पाई जाती है। जो बड़े बड़े ऊंची इमारतें होती है वो बड़े बड़े शहरों में पाई जाती है। आगे है बर्फ का घर या इग्लू। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह घर जो है बर्फीले क्षेत्र में पाया जाता है। यह बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर बना जाता है। इग्लू को बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। एस्किमो शिकारियों का अस्थायी। यह गुंबद के आकार का होता है। यह गुंबद के आकार का होता है। इसका प्रवेश द्वार, किसका? इग्लू का। इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके, इसलिए इसका दीवार क्या होती है दोस्तों? छोटा होता है। यह जो घर होता है गुंबद के आकार का होता है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की हवा को बाहर जाने से रोकती है। आगे चलते दोस्तों। हाउस बोट क्या होती है? बात करते हैं दोस्तों हाउस बोट के बारे में। हाउस बोट क्या होती है? हाउस बोट एक प्रकार का लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। इस घर में लकड़ी का खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। यह 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कश्मीर के कौन से छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है, तो आप बताएंगे आपको क्या? आपको बताना आपने कश्मीर के हाउस बोटों की छतें जो लकड़ी की नक्काशी से बनाई जाती है, इसको जिसे खत्मबंद कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाएगा इसे क्या कहते हैं? इसको खत्मबंद कहते हैं, खत्मबंद। हाउस बोट कश्मीर में और केरल में, दोनों स्टेट में, दोनों राज्यों में पाए जाते हैं। हाउस बोट कश्मीर और केरल दोनों राज्यों में पाए जाते हैं। ये विशेषकर पर्यटकों के लिए होते हैं, जो टूरिस्टर होते हैं उनके लिए घर बनाए जाते हैं। आगे डोंगा क्या होता है दोस्तों? डोंगा यह कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट है। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित डोंगा कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में पाया जाता है। और ये नक्काशी रहित हाउस बोट है। इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे भी होते हैं। टेंट क्या होता है दोस्तों? टेंट यह लोगों का अस्थायी निवास होता है। जैसे टेंट, तंबू आप लोग देखे होंगे दोस्तों। जैसे कभी काल कोई फंक्शन होता है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? टेंट बनवाते हैं, पंडाल बनवाते हैं। ये क्या है? वो भी एक अस्थायी घर का ही एक प्रकार है। यह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों से बनता है। शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट डाल लेते हैं, वहीं कहीं कहीं टेंट कपड़ों के भी बने होते हैं। पर्वतारोही के टेंट 2 तह, ये तरह नहीं दोस्तों, ये तह है, तो 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से बनी होती ताकि ठंड ना लगे। आगे दोस्तों, लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिससे वे
जिससे या जिसे वो रेबो कहते हैं, जिसे वो रेबो कहते हैं, रेबो। आगे, हवेली, महल या किले क्या होती है? हवेली, महल या किले जो दोस्तों, इसका निर्माण राजा महाराजा या जमींदार के द्वारा या अमीर लोग करवाते थे, लोग बनवाते थे। जो अमीर लोग होते थे, राजा हो गया, महाराजा हो गया, जमींदार हो गया, ये लोग या अमीर कोई लोग है, वो लोग जो सो महल, हवेली या किले बनवाया करते थे। यह बहुत बड़े होते थे, इनमें कई कमरे होते हैं। इन छतों नहीं है, छतों में दीवारों पर, दरवाज़ों पर और खंभों पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है, खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। आगे दोस्तों, इनमें पत्थरों और लकड़ियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इनमें क्या होती है? इनमें ज़्यादातर पत्थर और लकड़ियों का प्रयोग होता है। आगे, अब दोस्तों हम लोग अभी तक आश्रय को पढ़ चुके हैं। आश्रय हमारा कई प्रकार के जो आश्रय थे, कौन से इलाके में कौन सा आश्रय बनता है, अस्थायी आश्रय, अस्थायी आश्रय क्या होती है, ये सभी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे परिवार। परिवार किसे कहते हैं? परिवार किसको बोलता है? हम लोग बहुत सारे लोग परिवार से भी कंफ्यूज हैं कि परिवार किसको कहते हैं। तो सुन लीजिए दोस्तों, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल हों तो उनको परिवार कहते हैं। जिनमें क्या बोले? माता पिता, माता और पिता, माता पिता और प्लस उनका बच्चे शामिल अगर हों तो इनको हम लोग परिवार का दर्जा देते हैं, परिवार की डेफिनेशन में लाते हैं। आगे चलते हैं तो डिटेल से देखते हैं दोस्तों। मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने अपने बच्चों के साथ रहते हैं और वे अपने अपने परिवार बनाते हैं। एक मनुष्य के परिवार में सभी लोग होते हैं जो एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं, यानी ब्लड संबंधी होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं। किसी परिवार में लिए हुए बच्चे भी हो सकते हैं। परिवार छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। परिवार के आधार पर आकार के आधार पर परिवार के या मनुष्य के परिवार दो प्रकार के होते हैं। एक एकल परिवार होता है और एक संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार किसको कहते हैं दोस्तों, और संयुक्त परिवार किसको कहते हैं? एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे केवल शामिल हों तो उनको एकल परिवार कहते हैं। जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल हों तो वो एकल परिवार होता है। और संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसमें माता पिता, दादा दादी, उनके बच्चे, बुआ, फूआ वगैरह वगैरह जो शामिल होते हैं, चाचा चाची, ये सभी जिसमें शामिल होते हैं, इसको संयुक्त परिवार का दर्जा दिया गया। संयुक्त परिवार कहते हैं। एकल परिवार क्या होती है दोस्तों? इस तरह के परिवार में माँ बाप और बच्चे होते हैं, यह छोटा परिवार होता है। वहीं पे बात करें दोस्तों, संयुक्त परिवार किसको कहते हैं हम लोग? संयुक्त परिवार इस तरह के परिवार में दादा दादी, चाचा, बुआ, ताऊ ताई, माँ बाप, बच्चे होते हैं, या फिर नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। तो ऐसे परिवार जो है सो क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार का रूप लेता है। नेक्स्ट, किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, एक ट्री के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसे पारिवारिक ट्री कहते हैं। पारिवारिक ट्री में क्या होती है दोस्तों? अब देख लीजिए पारिवारिक ट्री थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये पारिवारिक ट्री है, यानी कि पारिवारिक वृक्ष को पारिवारिक ट्री बोलेंगे। ये एक एकल परिवार है। एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे शामिल हैं, तो ये एकल परिवार हो गया। अब इस संयुक्त परिवार में क्या है, इसमें दादा दादी और ये ताऊ ताई वगैरह वगैरह जो है सो ये एक परिवार, संयुक्त परिवार में। और दूसरा परिवार में आ गया आपको दोस्तों, तो नाना नानी वगैरह, मामा मामी, जो एक ग्रुप में होता है, ये वाला होता है आपका जा करके एक ग्रुप का संयुक्त परिवार। यानी पारिवारिक ट्री में दो प्रकार से इसको दिखा सकते हैं हम, एक एकल परिवार और संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में कौन कौन होता है ये आप लोग नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। परिवार बदलते रहते हैं, अर्थात परिवार के सदस्यों की संख्या कभी कम भी हो सकती है और कभी बढ़ भी सकती है। जब परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तब संख्या कम हो जाती है। जब परिवार में कोई सदस्य आ जाता है या फिर किसी बच्चे का जन्म होता है, तब संख्या बढ़ जाती है। एक परिवार के सदस्यों के बहुत से गुण एक जैसे हो सकते हैं, जैसे नाक, आँख, रंग, बाल, आवाज़, हंसी, छींक, उंगलियां,
हाव भाव इत्यादि जो है सो उन बच्चों में उनके माँ बाप से आते हैं। माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता क्या करते हैं दोस्तों? ये अनुवांशिकता, जिसको हम लोग वंशज बोलते हैं, वंश में, तो ये अनुवांशिकता क्या होते हैं? जो बच्चे अपने माँ बाप से अपना क्या करते हैं? अनुवांशिक गुण प्राप्त करते हैं, उसे अनुवांशिकता कहते हैं। आगे चलते हैं, अनुवांशिकता किसे कहते हैं? आइए देखते हैं अनुवांशिकता क्या है। अनुवांशिकता क्या है? तो एक फेमस व्यक्ति थे दोस्तों, ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था, इन्होंने एक अनुवांशिकता परिभाषा दी। अनुवांशिकता को उन्होंने प्रयोग में लाया कि अनुवांशिकता क्या होती है। इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम बताया दोस्तों, अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग कर पता लगाया कि पिछली पीढ़ियों के गुण अगली पीढ़ी में आते हैं। पिछली पीढ़ी के गुण अगली पीढ़ी में आते हैं। इन्होंने मटर के पौधों को इसलिए चुना था क्योंकि मटर के पौधे में कई अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इन्होंने मटर के पौधों से जो है सो अनुवांशिकता का गुण डेवलप किया है। ये भी पूछा जाएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन से पौधे पर जो है सो अनुवांशिकता का परिभाषा को परिभाषित किया था, तो आपको आंसर देना पड़ेगा मटर का पौधा था। मटर के पौधे पर इन्होंने अपना क्या किया था? परिभाषा दिया था। ध्यान रखेंगे। आगे, प्रत्येक परिवार के घर के नियम अलग अलग होते हैं। कुछ परिवार दूसरे परिवार के लोगों को अपने से नीचे मानते हैं। कुछ परिवार के सदस्य दूसरे परिवार के यहाँ पानी तक नहीं पीते। यहाँ यानी यही ऊंच नीच की भावना होती है। यही ऊंच नीच की भावना होती है। जैसे ऊंच नीच की भावना क्या होती है? बहुत सारे फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं कि एक जो परिवार है या फिर कोई अन्य कास्ट की है तो उनके घर में कोई पानी तक नहीं पीते हैं, मतलब वो नीच समझते हैं उनको। ये क्या है? भेदभाव है, एक प्रकार की भेदभाव है। कुछ परिवार में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम होते हैं। जो छूट लड़कों को मिलती है वह लड़कियों को नहीं मिलती। यही लैंगिक भेदभाव है। जैसे परिवार में जिस प्रकार से मनुष्यों में भेदभाव हुआ, उसी प्रकार से लड़कों, यहाँ इवेंट तक कि यहाँ पे लड़कों और लड़कियों में भी क्या करती है? भेदभाव देखने को मिलती है। लेकिन ये बहुत आज के युग में, आज के समय में क्या हो गया है? ये बहुत कम हो चुका है। यह लैंगिक भेदभाव है। ऊंच नीच की भावना और लैंगिक विभेद किसी भी समाज को सफल नहीं बनाते। अगर समाज को विकसित करना हो तो यह भावनाएं समाज से निकालनी होगी, या समाज में नहीं होनी चाहिए ऐसी भावना। अब परिवार के कार्य क्या है? परिवार के कार्य क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं परिवार के कार्य। परिवार ही बच्चे का पहला स्कूल होता है। बच्चा सबसे पहले परिवार से सीखना शुरू करता है। कहीं यहीं से बच्चे के समाजीकरण का पाठ शुरू होता है। आपसे पूछा जाएगा बच्चे का समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? आपसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे का समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? बच्चे का समाजीकरण का जो प्रक्रिया होती है, शुरुआत होती है, कहाँ से होती है? तो ये सबसे पहले परिवार से होती है। आगे, परिवार बच्चे के विकास में मदद करता है। यह माना जाता है कि जैसा परिवार होगा वैसा ही बच्चा होगा। आगे, परिवार से बच्चे खुशी मनाना और दुख बांटना सीखते हैं। परिवार से ही बच्चे सुख दुख की जो है सो अनुभूति को स्वीकार करता है, सुख दुख की अनुभूति को वो अनुभव करता है। परिवार से बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं या रहना जानते हैं। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित हुआ था और 2007 में लागू हुआ था। ये ध्यान देंगे दोस्तों, भारत में बाल विवाह निरोध जो अधिनियम है, एक्ट है, वो 2006 में पारित हुआ और 2007 में ये लागू हुआ। भारत में लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है और लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। लड़कों की बॉयज रहेगा तो 21 वर्ष और गर्ल्स रहेगा तो ये 18 वर्ष। लेकिन आज की परिभाषा में ये बदल चुका है, इनका 24 और 21 कर चुका है। अभी हाल ही में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या कर दिया गया है? 24 और 21 कर दिया है। लड़कों की 24 और लड़कियों की 21 कर दी गई है। ये हम आपको बताए, जो हमारे जो एक क्या बोलते हैं इसको, जो
मान्य है, जो पहले का जो अधिनियम था 2006 के अनुसार, इसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। चलिए, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो तक पहुँचे, जिससे लोगों का भी भलाई हो। थोड़ा सा कष्ट करें। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। वीडियो को शेयर करने के लिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और लोगों को भलाई हो सके। थैंक यू सो मच।